हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट होने वाला है क्योंकि ये कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ही है। लेकिन कूलॉम्स लॉ क्या था वो हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम सिर्फ वेक्टर वाले की बात करेंगे, उसके वेक्टर फॉर्म की। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हो गुस्से में देखते हो क्या? कोई भी कमेंट ही नहीं करता है कि कैसा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वॉइस कैसी आ रही है, कवर हो रहा है नहीं हो रहा पूरा, या और लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो बनाना चाहिए या स्मॉल ही चलेगा? कुछ भी कमेंट नहीं करते हो यार। फिजिक्स पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं आ रहा आपको? दोनों में से थोड़ा मेरा कंफ्यूजन क्लियर करो। फिजिक्स तो मेरी ठीक है लेकिन ये वाला कंफ्यूजन मेरा थोड़ा सही करो। अच्छा चलो, ये तो मजाक वाली बात थी, आगे हम बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की तरफ। देखो क्या सिस्टम है, कूलॉम ने क्या बताया कि अगर जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में उन्होंने बात की थी। तो यहां पर मैंने दो चार्जेस ले लिए। एक चार्ज लिया मैंने ये Q2 और एक चार्ज लिया मैंने Q1। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके। मल्टीप्लीकेशन वाला मामला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हम समझ चुके थे मैग्नीट्यूड वाली बात। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो देखो कैसा होगा, दोनों लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे। तो ये Q1 इसको रिपेल करेगा, तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये एक फोर्स लगाएगा F। ठीक है, और ऐसे ही Q2 Q1 को रिपेल करेगा तो ये भी एक फोर्स लगाएगा F। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, कौन सा किसको डिनोट कर रहा है? तो इसको बताने का तरीका ये है कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको लिखा जाता है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। Q1 Q2 पे जो लगा रहा है, जिस पे लग रहा है उसको पहले लिखा और जो लगा रहा है उसको बाद में लिखा, ये लगा दिया वेक्टर। सही बात है। ऐसे ही Q1 पे Q2 जो फोर्स लगा रहा है तो लग किस पे रहा है? Q1 पे। लगा कौन रहा है? Q2। तो ये हो गया इस तरीके से। समझ में आ रही बात? और जो फॉर्मूला है इसका, वो फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल। अब देखो लिखते लिखते आदत खराब हो गई ना, मैंने ऊपर लिख दिया इक्वल को। मतलब ये चीजें थोड़ी सी खराब दिखती है बोर्ड में जब हम लिखते हैं, ऐसा लिखा होना चाहिए प्रॉपर, ये ऐसा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसको वेक्टर में बनाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली बात है। वेक्टर में कैसे बनाएंगे, लिखना स्टार्ट करता हूं। देखो मैं F12 की अगर मैं बात करूं तो ये होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहां तो वेक्टर का कोई रोल ही नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इस तरीके से अमाउंट की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 21 की, तो F21 का मैग्नीट्यूड होगा के, किस पे लग रहा है? Q2 पे। कौन लगा रहा है? Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर है। Q1 को Q2 से करो या Q2 को Q1 से करो, तो यहां हमें समझ में आ रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं F। ये मैग्नीट्यूड सेम हो गया F। इसको कई बार आपको F लिखा हुआ भी मिलता है। और ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड अगर ये F है तो ये भी क्या हो जाएगा? F। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F। जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है। फिर से सुनना, जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन Q2 Q1 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन Q1 Q2 पे लगा रहा है। दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन सेम लगा रहे हैं। जितना जोर ये लगा रहा है इसको धक्का देने में, इतना जोर ये लगा रहा है इसको धक्का देने में। मैंने यह नहीं बोला बिल्कुल भी कि Q1 Q2 बराबर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, एक बार भी नहीं बोला कि लेट Q1 इक्वल्स टू Q2 तब ये सही है। Q1 Q2 अलग अलग है तब भी सही है, और Q1 Q2 बराबर है तब भी ये सही है। सही बात है, दोनों इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा रहे हैं। अच्छा एक और चीज, मैंने देखो लाइन को मिलाने वाली में बनाया है F1 F2 को। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये सेंट्रल फोर्स है, दोनों मास को, जो पॉइंट मासेस को मिलाने वाले सेंटर की अलोंग ही लग रहा है। ऐसा नहीं कि F21 ऊपर की साइड लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां से अब हमें देखना है कि क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में भी है। अब इसको हम वेक्टर की तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो तो F12 वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर के पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो लिख चुके हैं हम, वो है के Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ जा रहे हो आप, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो R12 लिख देता हूं मैं। ऐसा लिखो डायरेक्शन को, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो एक तरीके से तो वेक्टर ऐसे भी लिखा जाता है, मान लो R12 वेक्टर लिखूं या R12 कैप लिखूं। थोड़ा सा हिंट देता हूं, जैसे हम लिखते हैं कई बार कि 2 आई कैप, ये आई कैप डायरेक्शन को बताता है, जिसके ऊपर टोपी लगी हुई है यूनिट वेक्टर है, उस पर्टिकुलर एक्सिस में डायरेक्शन को बताता है। ये यूनिट वेक्टर है और ये फुल वेक्टर है। ये गलत लिख दिया, फुल वेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है हमें। सिर्फ क्या बतानी है? डायरेक्शन। तो इसकी जगह क्या आएगा? R12 कैप। R12 कैप। अगर बोर्ड में लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? लेट, मैं लिख देता हूं चलो, लेट R12 cap is the unit vector in the direction from Q1 to Q2। Q1 to Q2 इसलिए है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, रिपेल हो रहा है। ठीक है, यहां पर हमने लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो F21 वेक्टर हो जाएगा अगेन K। अब तो आगे लिख दूं Q1 को Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21 कैप। कुछ कुछ मैच हो रहा है, यहाँ 21 लिखा है तो 21 ले लिया। अपोजिट डायरेक्शन, यहां भी पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, वेयर R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे या फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से Q1 की तरफ। तो कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि R21 कैप और R12 कैप में एक रिलेशनशिप हो सकता है, और वो रिलेशनशिप ये हो सकता है कि R21 कैप क्योंकि अपोजिट है, तो अपोजिट किसका है? R12 कैप का। तो R21 कैप को मैं उल्टा लिख सकता हूं R12 का, इसको लिख सकता हूं माइनस R12 कैप। मतलब इसको रिप्लेस करके ये लिख सकता हूं, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ी ना, अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। तो इसकी जगह सिर्फ R12 कैप नहीं आएगा, इसकी जगह माइनस साइन लेके R12 कैप आएगा। मतलब इसको अगर मैं आगे लिखना चाहूं, आप तो नेक्स्ट स्टेप में लिखना मेरे छोटा पड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये लिखोगे सिंस देयरफॉर, यहां से क्या हो जाएगा? F21 वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस R12 कैप। अब समझ में आया? R21 कैप को हटाना इतना आसान नहीं था, माइनस लगा के करना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं तो यही कर रहा हूं, आपको तो आगे करना पड़ेगा। इस माइनस साइन को निकाल के कहां ले आओगे? आगे ले आओगे। तो अगर इस माइनस साइन को आगे निकाल लूं, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, तो मैं क्या बोल सकता हूं सिंपली कि F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। यहां से पता लगा कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब है, जो मैं बता रहा था, कि जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कुछ वैसा ही है जैसे जितना फोर्स अर्थ मून पे लगा रही है, उतना ही फोर्स मून अर्थ पे लगा रहा है। लेकिन अर्थ तो रेवोल्यूट नहीं हो रही है मून के अराउंड। मून क्यों हो रहा है? मून क्यों खींचा चला रहा है अर्थ की तरफ? ये आप कमेंट में मुझे जवाब देना, दोनों जब सेम फोर्सेस लगा रहे हैं तो। यहां तक डन हुआ मामला? इस तरह का पूरा समझ में आया? इसको देख लो एक बार। अच्छा, अब इस पे बेस्ड कुछ कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको ये सब दिया हुआ हो और आपको क्या ऐसे ऑप्शंस देंगे जिसको आपको टिक करना है या नहीं। देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कूलॉम्स लॉ? फर्स्ट ऑप्शन, F12 वेक्टर इक्वल्स टू F21 वेक्टर। सेकेंड, F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। थर्ड,
F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू माइनस F21 के मैग्नीट्यूड। F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल्स टू 0। F12 वेक्टर अपॉन F21 वेक्टर ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। और क्या बन सकता है? हाँ, और बना देते हैं। F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू F21 के मैग्नीट्यूड। क्या ये भी कभी हो सकता है? चलो बताओ क्या क्या सही है, क्या गलत है। फर्स्ट ऑप्शन किसको लगता है फर्स्ट ऑप्शन सही है? मुझे लगता है गलत है, क्योंकि यहां पर वेक्टर की बात की जा रही है और इन वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट वेक्टर की बात की जा रही है, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ये वाला रेड वाला वेक्टर इस डायरेक्शन की बात कर रहा है और ग्रीन वाला राइट साइड की बात कर रहा है। दोनों की लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो यहां डायरेक्शन की बात की जा रही है और माइनस नहीं लगा हुआ, मतलब ये हो गया रॉन्ग। सेकंड वाले केस में यस, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की बात कर दी, ये हो गया सही। थर्ड वाले में जब मैग्नीट्यूड की बात की है, अमाउंट की बात की है, तो माइनस वाली बात कहां से आ गई? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें लगा हुआ माइनस किसी कमी को नहीं बताता, डायरेक्शन को बताता है। यहां पर जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन क्या करने आ गया? यहां पर कोई मतलब ही नहीं है, गलत हो गया। नेक्स्ट केस, ये कुछ अलग सा लग रहा है देखो, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो ये वाला जो है इसी का है। अगर इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस किस में हो गया? प्लस में, और यहां कुछ बचा नहीं तो इक्वल टू 0, ये सही हो गया। उसके बाद ये वाला केस देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो डिवाइड दोगे तो इक्वल टू 1 आएगा ना, ग्रेटर देन 1 कैसे आ सकता है? गलत हो गया। अगर यहां लिखा होता इक्वल टू 1 तो सही होता, हमेशा इक्वल टू 1 तो भी सही। यहां देखो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये भी गलत हो गया, बराबर होंगे। आ रहा है कुछ समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस आर इन द रेशियो 1:10। ये लो भाई साहब, दो चार्जेस हैं पॉइंट चार्ज, एक है अगर Q तो दूसरा होगा 10Q, काफी बड़ा ये, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है, ऐसा ही बोला हुआ है। इफ फोर्स अप्लाइड बाय स्मॉलर चार्ज टू द बिगर चार्ज इज F, ये जो है इस पे रिपल्शन लगा रहा है F। रिपल्शन इसलिए क्योंकि दोनों लाइक है, अनलाइक भी हो सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है तो मैंने तो लाइक चार्जेस ले लिए। ये जो है इस पे F फोर्स लगा रहा है, तो आपको बताना है देन फोर्स अप्लाइड बाय बिगर चार्ज ऑन द स्मॉलर चार्ज, ये इस पे कितना लगाएगा। अब दिमाग में आ सकती है कि अरे जब छोटा वाला ही F लगा रहा है तो बड़ा वाला तो 10F लगाएगा, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? F, ना कि 10F। सॉल्व कर लेते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? F इक्वल्स टू K 10Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? F इज इक्वल टू K Q इंटू 10Q अपॉन R स्क्वायर। क्या दोनों में कोई चेंज है? चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां तक आपको समझ में आया? कभी भी इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हमें डरना नहीं है, कैलकुलेट करने नहीं बैठना। हमें पता है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, चाहे दोनों के मैग्नीट्यूड में जमीन आसमान का डिफरेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है थर्ड वाला, वो फॉलो करने का तरीका है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला। मिटा दूं इसको? अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा आपको देखने के लिए, आपकी डीप थिंकिंग लेवल और आपके कंसेप्ट देखने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है 11th की जो फिजिक्स की बुक है एनसीईआरटी, उसका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल लॉज, वो पढ़ाया नहीं जाता अक्सर, तो उसकी नॉलेज देखने के लिए, क्योंकि कूलॉम्स लॉ चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा कैसा रहता है आपका। देखो ये है एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके आसपास चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इसका कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन कमेंट में आंसर जरूर देना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड, फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन, ठीक है। सेम क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद फोर्सेस में लिख देता हूं चलो, वरना बाद में मेरे माथा जाओगे आप लोग कि सर पूरा नहीं लिखा था आपने। फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, नेक्स्ट फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, अब ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय। अब मैं चीजें बता देता हूं, देखो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, पहले आपको बताना है अट्रैक्शन या रिपल्शन, और कौन सा, अलग अलग 4 तरीके के फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके ऑप्शन क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक बार वीक न्यूक्लियर फोर्स को हटा दो, 3 में से आंसर देना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसको नॉलेज है वो कमेंट करना अच्छे से। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एक ही रेंज में ले लो, और कौन सा बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 3 में आंसर देना है, तो यही वो लिख रहा हूं, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन में भी लिख दे रहा हूं, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 3 ही ऑप्शन, इसमें मल्टीपल भी हो सकता है, जो भी आप देख लेना। ये कुछ ज्यादा गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, है ना, जैसे तो कि क्या चल रहा है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब तो ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगता है आप लोग वीडियो देखते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, मुझे लगता है और मैं वीडियो बनाता जाऊँ। अपने हालत तो देखिए, पसीने में हो जाता हूँ पूरा, पर मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि मैं कितने पसीने में हो रहा हूँ, मुझे मजा आता है बना के। और आप लोगों में से जब कोई बढ़िया रैंक पे सेलेक्ट होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मिलते हैं, थैंक यू।